गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूर भाग 2 का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है काबुलीवाला। तो इस पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आपने उन्हें पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो चलिए उनकी सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले उनका जीवन परिचय जान लेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या लिखा, तो वो हम जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, नाटककार और निबंधकार हुआ करते थे और इन्होंने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं रखी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई सारी रचनाएं और कविताएं विश्व भर में आज भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक अमीर बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को लिखने का काफ़ी शौक हुआ करता था और बचपन से ही इनका झुकाव साहित्य की ओर अधिक था। इन्होंने बेहद ही छोटी सी आयु में कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और जानकारी। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ कोलकाता में। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी, और शिक्षा लंदन लॉ कॉलेज और सेंट जेवियर स्कूल में हुई। कार्यक्षेत्र इनका कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी थे। मुख्य योगदान भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचयिता हैं। जो हमारा राष्ट्रगान है इसकी वो रचयिता हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कविता गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1913 में। इन्हें भारतीय मूल और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही साल 1915 में इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी। तो अंत में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को उनका मृत्यु हुआ। तो उनके कुछ प्रसिद्ध मशहूर विचार हैं। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर कतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। ये इसी उनके एक प्रसिद्ध विचार हैं। दूसरा विचार ये है उनका, केवल खड़े होकर पानी को ताकते रहने से आप नदी को पार नहीं कर सकते। यह भी उनका विचार था। तो ऐसे ही उनके विचार, उनके बारे में आज हमने जाना है। तो इस पाठ में प्रस्तुत पाठ रविंद्रनाथ टैगोर की उत्कृष्ट रचना है, जिसमें एक बच्ची की चंचलता एवं एक पिता की अपने बच्ची से बिछड़ने की मार्मिक दशा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब तक भारत के एकमात्र साहित्यकार जिन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टैगोर जी की रचनाएं रस से ओतप्रोत। इन्होंने कविताएं, नाटक, कहानियाँ तथा उपन्यास भी लिखे हैं। तो आज हम उन्हीं की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है काबुलीवाला। तो पेश है उनके द्वारा लिखी गई ऐसी ही कहानी जिसका नाम है काबुलीवाला। तो इस कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप अपने किताब खोलकर बैठिए। इस काबुलीवाले पाठ में, कहानी में, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, ऐसी बहुत सी कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध हैं। तो उनकी ये कहानी आज हम, जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक में दी गई है, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए आप अपने किताब खोलकर ध्यान दीजिए, कहानी में किस तरह का वर्णन दिया गया है वो हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का शीर्षक काबुलीवाला, उसके बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं काबुलीवाला ये नाम क्यों पड़ा होगा? काबुल में रहता है इसलिए उसे काबुलीवाला कहते हैं। पता है आपको काबुल क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
काबुल एक शहर है। जिस तरह से हमारा शहर मुंबई शहर है, यह एक शहर है जो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान देश की यह राजधानी है, तो वहाँ पर स्थित है काबुल। तो वहाँ का रहने वाला, इसीलिए उसे कहते हैं काबुली वाला। उसका नाम प्रचलित हुआ है काबुल में रहने वाला, इसीलिए उसे काबुली वाला। देखिए, अफ़गानिस्तान का जो नक्शा आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपको नज़र आएगा काबुल। तो उस काबुल शहर में रहने वाला है, इसलिए उसका नाम काबुली वाला पड़ा है। तो वह काबुली वाला भारत में आकर इस कहानी में जिसका वर्णन आया है, वो काबुली वाला। जैसे जापान में रहने वाला जापानी, उसी तरह से अन्य जगह पर रहने वाले लोगों को जापान में रहने वाला जापानी से कहते हैं। उसी तरह से पंजाब में रहने वाला, उसे पंजाबी कहा जाता है। पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं पंजाबी, जिससे हम चित्र देखकर जानेंगे कि इससे नज़र आता है कि पंजाबी लोग हैं। उसी तरह से कश्मीर में रहने वाले को क्या कहेंगे, पता है आपको? कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं। चित्र देखकर आप समझ जाएंगे कि यह कश्मीरी का चित्र है। उसी तरह से बंगाल में रहने वाले को क्या कहेंगे? बंगाल में रहने वाला बंगाली, सीधी सी बात है, बंगाल में रहने वाला बंगाली। तो उसी तरह से भारत में रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? भारतीय। यस, सही बात है, भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं। उसी तरह से जो काबुल में रहने वाला है, उसे काबुली वाला कहा गया, इसीलिए उसका नाम काबुली वाला है। तो वह काबुली वाला जो कहानी में इस पाठ में वर्णन आया है, वो काबुली वाला जो मेवे बेचता था, बादाम सूखे मेवे बेचता था कलकत्ता में आकर, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो वो कहानी आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, क्यों काबुली वाला यहाँ पर आकर सूखे मेवे बेचता था और किस तरह से उस छोटी सी मिनी लड़की का उससे लगाव था, किस तरह से वो दोनों का आपस में संबंध किस तरह से स्नेह प्यार का बड़ा था, वो इस कहानी में वर्णन है। तो आइए आज हम उस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं। आप भी अपनी बुक में देखिए। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मीनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सका। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? देखिए, कहानी बंगाल कलकत्ता की है। ये बाबू इस नाम से हमें पता चलता है कि वहाँ पे इस नाम से लोगों को बुलाया जाता है।
तो मैंने मीनी के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया, यानी घर के अंदर से बुला लिया। वो मुझसे सट कर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़रों से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा। सूखे मेवे यानी जैसे बादाम, काजू, किशमिश, उसे कहा था सूखे मेवे। पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई, यानी सहमत नहीं हुई, डर रही थी। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपने बेसिर पैर की बातें कर रही है। देखिए, बेसिर पैर की बातें ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बेमतलब की बातें, कुछ भी कहना। जैसे छोटे बच्चे बेमतलब की बातें कहते हैं, उसे कहा जाता है बेसिर पैर की बातें। तो काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मीनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता। मीनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। आंचल यानी झोला, थैली। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी। देखिए, अठन्नी यानी 8 आने। पहले के ज़माने में इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, इस चवन्नी यानी 25 पैसे, अठन्नी यानी 8 आने यानी 50 पैसे होती है। तो काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मीनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मीनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मीनी की माँ को समझाया और मीनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज़ आकर मीनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। जिस तरह से मीनी उससे डरती थी, अब वह डर उसका स्नेह में, प्यार में बदल गया है। यानी उसे लगा कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। तो मीनी समझ गई थी कि यह आदमी अच्छा है, तो विश्वास उसे हो गया था। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखकर ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती। रहमत मीनी से कहता, मीनी तुम ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मीनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगी? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तानकर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मीनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पीटी पिटाई हालात के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझे देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें करता है और उसकी तस्वीरें मेरी आँखों के सामने आ जाती है। लेकिन मीनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते?
एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देख सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोक कर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। देखिए फिर से मुहर आया है, पलक मारते यानी तुरंत पलक झपकते। तो ये सुनते ही, जैसे काबुली वाले ओ काबुली वाले, यह बात सुनते ही उसका चेहरा जो गुस्से में जो था रहमत, वो उसका चेहरा आनंद से प्यार से खिल उठा। मीनी की बात सुनकर उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मीनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मीनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। उसकी बात करीब करीब भूल गया। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मीनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसा बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज रही थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी यानी मीनी मुझसे विदा होने जा रही थी, यानी उसकी शादी हो रही थी। आज मेरे मीनी का विवाह था। सवेरे से यानी सुबह से ही विवाह की तैयारियां, शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत यानी वो काबुली वाला जो उसे रोज़ मेवे दिया करता था, जिसकी सज़ा हुई थी, वो आकर जैसे ही सलाम करके खड़ा हो गया, जैसे हर दम वो उसे सलाम करता था। तो मैंने पहले उसे पहचाना। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वो झोली थी जो हमेशा झोली लेकर आता था, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि वो जेल में सज़ा काट कर आ गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। लेखक रहमत की हंसी देखकर, जो हमेशा मुस्कुराता था, हंसता था, उसकी हंसी देखकर वो पहचान गया। मैंने कहा, क्यों रे रहमत,
कब छूटा? रहमत ने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन ने शादी के विवाह के दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ, बात करने का समय नहीं है। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? मैंने मीनी को मिलने के लिए आया था। शायद उसे विश्वास था कि मीनी अब भी वैसी ही होगी जैसे वो बचपन में उसे मिलता था, बच्ची की तरह चंचल था, बातूनी बात होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहते हुए दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा दर्द महसूस हुआ। सोचा, उसे वापस बुलवा लूं। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा, यानी पैसे देने लगा, तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह मेरे देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाकर रहमत कलकत्ते की, यानी अभी जो कोलकाता नाम से शहर जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है, तो रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आया था। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छल आई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है और मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलाया, यानी घर के अंदर से बुलाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में मिनी लज्जा यानी शर्मा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्योंकि अब बड़ी हो गई थी, पहले बच्ची थी, तो बच्ची जब थी तो जैसे ही काबुली वाले को देखती तो क्या कहती, ओ काबुली वाले। पर इस बार अब वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसको देखकर शर्माई। काबुली वाला सकपका गया, यानी उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो बच्ची थी, कितनी बड़ी हो गई है। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से यानी शर्म से लाल होकर मीनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। देखिए, मुंह फेरना ये भी मुहावरा है। मुझे काबुली वाले और मीनी की पहली भेंट याद आ गई, मुलाकात हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मीनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी।
यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकाल कर लेखक ने, रविंद्रनाथ जी ने, मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, रहमत, तो अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जा, यानी अफगानिस्तान काबुल चले जा। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मीनी का कल्याण करे। ऐसा रविंद्रनाथ जी ने कहा और ये कहानी इस तरह से यहाँ पर समाप्त होती है। जिस तरह का वर्णन रविंद्रनाथ जी ने इस पाठ में किया है, जो हमारे मन को छूने वाला वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है, जिसमें एक लड़की की चंचलता हमें साफ नज़र आती है। साथ ही एक काबुली वाला, जो रहमत नाम काबुली वाला है, जो काबुल में रहता है। पहले तो वो बच्ची मिनी उससे डरी, फिर बाद में उससे प्यार करने लगी, अच्छे दोस्त बने। इस तरह का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका नाम है काबुली वाला, जिसके के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कलकत्ता में रहते हैं, जिसका परिचय, जीवन परिचय आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो इस तरह का ये वर्णन है। एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, देखिए, आप अपनी किताब में पढ़िए और इस पर पूछे गए प्रश्न, वर्कशीट के माध्यम से प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो आपको उसके उत्तर आप आंसर शीट पर लिखिए और फिर वही आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजेंगे। तो आज के लिए यही तक ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।